Good evening, all of you students. Myself Ambesh Pandey, and I welcome all of you on my YouTube channel Ambesh Pandey Physics. This class is related for class 8s as a subject of the science. In science, after half yearly exams, your first chapter is as a chapter number 11, force and pressure. First of all, I will define force. Force is denoted as capital F, and F equals m into a, m for mass, and A is denoted as acceleration. Then the force becomes mass into acceleration. F equal m into a, m is denoted as a mass, A is denoted as acceleration. Then the force becomes mass into acceleration. Then what is the definition of the force? How can we define the force? Then the definition becomes, this sign is also known as product, and the definition becomes the product of mass and acceleration of the object is called force. The definition becomes the product of mass and acceleration of object is called force. Force is a vector quantity. Force is a vector quantity. What is the vector quantity? Actually, quantities are two types: scalar quantity and the vector quantity. Quantities are two types: scalar quantity and another is the vector quantity. Scalar quantity are those quantities which have only magnitude, and the vector quantity are those quantities which have magnitude as well as the direction. बेटा स्केलर क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो स्केलर क्वांटिटी आपकी वो क्वांटिटी कहलाएंगी ऐसी क्वांटिटीज जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होगा। वेक्टर क्वांटिटी की अगर बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज होंगी जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी दिया जाएगा। कुछ एग्जांपल्स की बात करें, जैसे स्पीड। स्पीड में केवल मैग्नीट्यूड होता है, तो मैग्नीट्यूड का मतलब बेटा होता है ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, नॉट अदर। स्पीड में अगर बात करें तो आपने बोला भी होगा, अपने डेली लाइफ में एग्जांपल्स में आपने ये वर्ड इस्तेमाल भी किया होगा कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई व्यक्ति आगे जा रहा है, कोई साइकिल आगे जा रही है, कोई बस आगे जा रही है, कोई समथिंग ऐसा आपने इस्तेमाल किया होगा। 20 किलोमीटर पर आवर। देन व्हाट इज द 20 किलोमीटर पर आवर डिनोटेड? 20 इज डिनोटेड एज अ मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड। 20 आपका ये बता रहा है कि वो स्पीड का मैग्नीट्यूड है, स्पीड की न्यूमेरिकल वैल्यू, और किसी भी क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो स्पीड यहाँ पे एक ऐसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, क्योंकि इसकी स्पीड के पास केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं वहाँ पे। लेकिन अगर हम फोर्स की बात करें तो हम फोर्स में ये बोलेंगे कि फोर्स अगर लगाया जा रहा है, फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई किया जा रहा है, तो वहाँ पे मैग्नीट्यूड तो रहेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ हमें डायरेक्शन की जरूरत भी पड़ेगी। फोर्स किसी डायरेक्शन में लगाया जा रहा है, विदाउट डायरेक्शन वी कांट डिफाइन द फोर्स। हमें फोर्स को डिफाइन करने के लिए, हमें फोर्स को इलस्ट्रेट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। मैग्नीट्यूड तो चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ डायरेक्शन भी देना होगा। 20 न्यूटन का फोर्स अगर आप लगा रहे हैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो हम कहेंगे दैट इज द फोर्स। अगर हम केवल इतना बताएं 20 न्यूटन ऑफ द फोर्स, तो 20 न्यूटन फोर्स की तो मैग्नीट्यूड हुई, फोर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू हुई, पर डायरेक्शन ना बता करके हमने फोर्स को क्या किया, आधा भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो फोर्स जब भी एक्सप्लेन किया जाएगा, मैग्नीट्यूड भी आएगा, उसके साथ साथ डायरेक्शन भी आएगा, इसलिए हम कहेंगे फोर्स कैसी क्वांटिटी आपकी, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिन पे मैग्नीट्यूड भी जरूरत होती है, जिनको डिनोट करने के लिए, जिनको एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए, और उसके साथ साथ उसको डायरेक्शन भी चाहिए। तो हम कह सकते हैं फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द फोर्स। इस फॉर्मूले को बेटा याद रखेंगे, ये फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी मदद करेगा। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ द फोर्स।
फोर्स की यूनिट क्या होगी। तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखा जाए तो फोर्स की यूनिट हमें चाहिए, तो मास की यूनिट हम रख दें और एक्सेलरेशन की यूनिट रख दें तो फोर्स की यूनिट बन जाएगी हमारी। मास की यूनिट आपकी बनती है केजी, किलोग्राम जिसके बोलते हैं। एक्सेलरेशन की यूनिट आपकी बनेगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये यूनिट आपकी हो गई केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ द फोर्स एंड इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूटन। साइंटिस्ट के नेम के आधार पे फोर्स की एक और यूनिट इस्तेमाल की जाती है आजकल की डे लाइफ में, न्यूटन इस्तेमाल की जाती है। क्योंकि न्यूटन का प्रचलन ज़्यादा हो गया, न्यूटन को ज़्यादा तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, इसलिए फोर्स की यूनिट आप न्यूटन याद रखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी फोर्स की यूनिट होती है। ये जो यूनिट बताई गई ये सभी आपकी एसआई यूनिट, ये सब आपकी बेटा कैसी यूनिट है, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट मतलब होगा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट, ऐसी कोई यूनिट जो हर जगह पे इस्तेमाल की जाए, हम उसको क्या बोलेंगे, एसआई यूनिट। एक्चुअली ये एसआई यूनिट बनी है एमकेएस सिस्टम में, आपने शायद पढ़ा भी होगा। यूनिट 3 तरीके से एक्सप्रेस की जाती है, इन द एमकेएस सिस्टम, इन सीजीएस सिस्टम एंड इन एफपीएस सिस्टम। आप अगले क्लास में जाएंगे, अपर क्लास में जाएंगे तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा। क्लास 9 में जैसे ही आप जाएंगे वहाँ पे पहला चैप्टर आपको मिलेगा, मोशन मिलेगा क्लास 9 में। 11 में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको चैप्टर मिलेगा यूनिट एंड मेजरमेंट्स, और वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि यूनिट को किस तरीके से अलग अलग इलस्ट्रेट किया गया है। बट आप यहाँ पे इतना जानें कि ये जो सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन, ये आपकी एसआई सिस्टम है, एसआई यूनिट है, और एमकेएस सिस्टम को ही एसआई सिस्टम बनाया गया है, ऐसा आपने शायद पढ़ा भी होगा। अगर हम सीजीएस सिस्टम में बात करें तो फोर्स की सीजीएस सिस्टम में यूनिट बनती है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बेटा ग्राम या सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को जिस तरीके से केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन बोला गया, उसी तरीके से ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को एक अलग क्वांटिटी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं। तो कह सकते हैं इन सीजीएस सिस्टम, इन एसआई सिस्टम, the unit of the force is kg meter per second square or the Newton, and in CGS system the unit of the force is gram centimeter per second square or dyne। आप इसको लिखेंगे ब्रैकेट में करके लिखेंगे इन CGS system, राइट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका बनेगा। अब तक आपने क्या पढ़ा, आपने फोर्स की डेफिनेशन देखी, फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा, फोर्स को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं ये आपने देखा। फोर्स आपकी वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी रहे, डायरेक्शन में वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है, इसलिए फोर्स आपके वेक्टर क्वांटिटी बनेगा। यूनिट अगर फोर्स की देखा जाए तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन एसआई सिस्टम में यूनिट बनती है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर या डाइन या आपकी सीजीएस सिस्टम में यूनिट बनती है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशन है, रिलेशनशिप बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। या कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसा ही पूछा जाता है कि 1 न्यूटन को आप डाइन में कन्वर्ट करें। क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा relationship between Newton and dyne। और ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से अगर देखा जाए तो पूछा सकता है कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। एक न्यूटन को आप डाइन में कन्वर्ट करें, या न्यूटन्स और डाइन में क्या रिलेशन, ये पूछा गया। बेटा ध्यान से देखें, 1 न्यूटन को हम लोगों ने लिखा था 1 kg मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। 1 डाइन को हम लोगों ने लिखा 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये लिखा हुआ था। दोनों सेकेंड स्क्वायर है तो सेकेंड में लिखिए।
अब आपने मैथ में सीखा होगा कि इन 1 kg देर आर 1000 ग्राम, देन द 1 kg को अगर ग्राम में कन्वर्ट करें बेटा तो हम लिख सकते हैं 1 kg को क्या लिखेंगे 1000, अब ये बन गया ग्राम। 1 मीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, सेकेंड स्क्वायर आपका कन्वर्जन ऐसे ही रहा, राइट। आपने कन्वर्ट किसको किया है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को आपने कन्वर्ट किया है किस में 1000 ग्राम 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये जो टर्म्स बना हुआ है ये टर्म्स आपका क्या बन गया, ये टर्म्स बेटा आपका बना ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, क्योंकि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, केजी मीटर को आपने कन्वर्ट कर दिया कि इसमें ग्राम सेंटीमीटर में, सेकेंड स्क्वायर का कन्वर्जन का कोई मतलब नहीं है। 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को लिखा गया न्यूटन, तो 1 न्यूटन बनाइए, और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को लिखा गया डाइन, तो ये डाइन बन गया। अब ध्यान से देखें 1000 लिखा हुआ बेटा, तो 1000 को हम अगर इंडिसेस के टर्म्स में लिखें तो 1000 मतलब होगा यहाँ पे जितने नंबर्स ऑफ द जीरोज होंगे हम 10 की पावर उतनी वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे। दैट बिकम्स 1000 इज इक्वल टू 10 की पावर 3 इंटू 100 बिकम्स 10 की पावर 2, and when the bases are equals and these are the multiplication forms, then the indices, then the powers will be sum up. That becomes 1 Newton is equal to 10 in power 3 into 10 power 2, that becomes 10 की power 5 dyne. And this is the relationship between न्यूटन्स एंड डाइन। न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशन होता है, 1 न्यूटन को डाइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये आपका डेरिवेशन, फिजिक्स में डेरिवेशन भी आपसे पूछे जाते हैं। दोबारा से देखें, आपसे कहा गया था रिलेशनशिप बिटवीन न्यूटन्स एंड डाइन, या दूसरे शब्दों में बात करें आपसे कहा गया कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। 1 न्यूटन को आपने लिखा 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 डाइन को आपने लिखा हुआ 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी से ग्राम में जब आप कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, मीटर से सेंटीमीटर जब आप कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपने कन्वर्ट किया 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को 1000 इंटू 100 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। 1000 को बेटा हम लिख सकते हैं चूँकि 1000 देयर आर 3 zeros, दैट बिकम्स 10 की पावर 3, and in 100 that there are 2 zeros, that will be 10 की पावर 2। अब यहाँ पे 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2 दोनों के बेस बराबर हैं, दोनों का बेस आपका 10 में दिया हुआ है और मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में, इसलिए इंडिसेस को हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो आपका ऐड करने के बाद आपका बनेगा 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 2 बिकम्स 10 की पावर 5। देन आवर रिक्वायर्ड रिलेशंस बिकम्स 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। Clear? Okay. नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्स को अगर हम देखें तो फोर्स को बेटा 2 तरीके से हम लोग और भी डिफाइन करेंगे। फोर्स को हम डिफाइन करेंगे बैलेंस फोर्स में, और अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स, यू ऑलरेडी हर्ड अबाउट द टग ऑफ वार गेम। टग ऑफ वार गेम के बारे में आपने सुना होगा, रस्सी को खींचने का एक कंपटीशन होता है, 2 टीम बनाई जाती है और एक मोटी सी रस्सी होती है, उसको दोनों टीम्स अपने साइड खींचने की कोशिश करती हैं। दोनों साइड कुछ व्यक्ति खड़े होते हैं, सपोज करें मिडिल पार्ट, इस साइड कुछ लोग हैं और इस मिडिल पार्ट के इधर भी कुछ लोग हैं। ऐसा सपोज किया जाए कि इस साइड मैक्सिमम 5% है, इस साइड भी मैक्सिमम 5%, दोनों अपने अपनी तरफ फोर्स लगा रहे हैं।
फोर्स की कंडीशन क्या बने, इस पर फोकस करें। ये मिडिल पार्ट इस साइड और इस साइड, सपोज करें इधर हमने कहा कि 5% और इधर भी सपोज करें अगर 5%, तो ये जन अपने साइड में फोर्स अप्लाई करेंगे और ये भी अपने ही साइड फोर्स अप्लाई करेंगे। इन केस अगर इन लोगों ने 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया इस तरफ, और ये जो सेकेंड टीम थी इसने भी 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया लेकिन इस तरफ, तो देखा जाए तो फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है दोनों तरफ, दोनों टीम के द्वारा जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, ये फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, न्यूमेरिकल वैल्यू है 20, ये दोनों साइड बराबर। अगर हम यहाँ पे टोटल फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करें, टोटल फोर्स मतलब आपने तक मैथ में पढ़ा होगा टोटल, जहाँ भी टोटल आता था आपने मैथ में इस्तेमाल किया होगा, सभी नंबर्स को आपने ऐड कर लिया होगा, सम कर लिया होगा। तो टोटल का मतलब होता है सम ऑफ द फोर्सेस। टोटल फोर्स अगर बोला गया है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सम ऑफ द फोर्सेस, ऑल द फोर्सेस दैट बिकम्स 20 न्यूटन और 20 न्यूटन, दो फोर्स लगा हुआ था, हम दोनों को जोड़ सकते हैं। टोटल का मतलब होता है क्या होता है, ऐड करना, बट यहाँ पे दोनों फोर्स के डायरेक्शन अलग अलग जाना है। फोर्स में मैग्नीट्यूड तो रहता ही रहता है बेटा, लेकिन डायरेक्शन का भी अपना एक इफेक्ट होता है। तो चूंकि डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए दोनों फोर्स आपके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। दैट बिकम्स 20 न्यूटन माइनस 20 न्यूटन एंड इट विल बी 0, राइट। टोटल फोर्स इज आल्सो नोन एज रिजल्टेंट फोर्स। Resultant force becomes 0, and in that case, in this situation, no one team will change its state, no one team will change its position. They are in that case remains in which they are. वो जिस केस में थे उसी केस में बेटा बने रहेंगे। मतलब सिचुएशन हमारी जो होगी वो सिचुएशन कैसी होगी, बैलेंस सिचुएशन होगी। दोनों टीम्स जिस तरफ सिचुएशन बनी थी, जिस कंडीशन में बनी थी, वैसी कंडीशन में रहेंगी। मतलब दोनों साइड आपका क्या होगा, बैलेंस होगा। और दोनों साइड बैलेंस है तो जो फोर्स लगाया गया, इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स बोलेंगे। मतलब डिफिनेशन आपकी बनेगी बैलेंस फोर्स की। डिफिनेशन अगर देखा जाए तो बैलेंस फोर्स की डिफिनेशन आप यहाँ से उठाएंगे, इफ द रिजल्टेंट फोर्स बिकम्स 0 देन दैट फोर्स विल बी बैलेंस फोर्स। पुनः डिफिनेशन पे ध्यान दें, ये सब कंडीशन हमने आपको केवल समझाने के लिए रखा हुआ है। बैलेंस फोर्स की डिफिनेशन ध्यान दें, क्या लिखेंगे आप, इफ रिजल्टेंट फोर्स becomes 0 then that force will be balance force, right? If the resultant force becomes 0 then that force will be balance force. यदि हमारा टोटल फोर्स 0 बन जा रहा है, रिजल्टेंट फोर्स हमारा 0 बन जा रहा है, तो ये फोर्स हमारा क्या कहलाएगा, बैलेंस फोर्स कहलाएगा, राइट। एग्जाम्पल में आप सेम एग्जाम्पल ऐसे डाल सकते हैं। टग ऑफ वॉर में दो टीम्स की कंडीशंस आप दिखा सकते हैं, दोनों टीम्स के द्वारा फोर्स जितना लगाया जा रहा है ये आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं, और वहाँ पे इक्वल फोर्स आप अगर 0 अपने दिखा दिया तो सिचुएशन आपकी हो जाएगी बैलेंस फोर्स की, राइट। अब अगर कुछ ऐसा कंडीशन हो जाए कि एक साइड की टीम, सपोज करें इधर की टीम ने 30 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया, इस साइड की टीम ने 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, लेकिन इधर की टीम ने 30 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। अब जो टोटल फोर्स बनेगा वो क्या हो जाएगा, 30 माइनस 20, दैट बिकम्स 30 न्यूटन माइनस 20 न्यूटन। और ये फोर्स बेटा कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगा। मतलब हम कह सकते हैं वहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स विल नॉट इक्वल टू 0। ये जो साइन बन रहा है, ये साइन आपने पढ़ा होगा, इसके बारे में आप पहले से परिचित होंगे। ये साइन आपका शो कर रहा है नॉट इक्वल टू 0। डिफिनेशन आपकी बनेगी यहाँ से, देखा जाए अगर इस लाइन को हम डिफाइन करें तो ये लाइन आपकी बनेगी रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे बेटा रिजल्टेंट फोर्स 0 के बराबर नहीं हो रही, और कोई ऐसा फोर्स, कोई ऐसी फोर्स जो जिसमें रिजल्टेंट फोर्स 0 के बराबर नहीं होता है, वो फोर्स हमारा बनेगा अनबैलेंस फोर्स। डिफिनेशन इसकी बनाएंगे सेम डिफिनेशन, जिस तरीके से आपने बैलेंस फोर्स की डिफिनेशन डाली उसी तरीके से अनबैलेंस फोर्स की भी डिफिनेशन बन जाएगी। डिफिनेशन इसकी बनेगी इफ रिजल्टेंट फोर्स
if the resultant force is not equal to 0, then that force will be unbalanced force. Right? If the resultant force is not equal to 0, then that force will be unbalanced force. यदि resultant force की वैल्यू 0 नहीं बन रही है तो हमारा जो फोर्स बनेगा वो फोर्स हमारा कैसा है, अनबैलेंस फोर्स। कंडीशन को आप ऐसे सपोज करें, अगर 30 न्यूटन का फोर्स इधर अप्लाई हुआ, 20 न्यूटन का फोर्स इधर अप्लाई हुए, दोनों साइड क्या होगी, बैलेंस अब नहीं है। एक साइड क्या होगा, मूव करेगा, एक साइड अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, और अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो बैलेंस कहाँ है, क्या हो गया, वहाँ पे फोर्स अप्लाई करने के बाद दोनों साइड क्या हो गया, अनबैलेंस हो गए। और ये जो फोर्स अप्लाई किया गया, यही फोर्स क्या कहलाएगा आपका, अनबैलेंस फोर्स। राइट? आई थिंक दिस लाइन्स शुड बी क्लियर। Next topic is इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स की क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। इफेक्ट ऑफ द फोर्स हम लोग देखेंगे यहाँ पे। इफेक्ट का मतलब होता है बेटा, अगर आपने फोर्स अप्लाई किया तो फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या क्या सिचुएशन बन सकती है, कंडीशन क्या क्या अप्लाई हो सकती है, वहाँ पे सिचुएशन हमारी कैसी बनेगी। First of all, first situation, first affected by applying force a body starts, या कह सकते हैं a body moves। जैसे हम फोर्स अप्लाई करें कोई बॉडी क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, कोई बॉडी मूव कर जाएगी। ऐसी का बेसिक टर्म्स अगर लें, बाई अप्लाइंग फोर्स अ मूविंग बॉडी कम्स इन रेस्ट। फोर्स अप्लाई करने के बाद कोई मूविंग बॉडी, कोई चलती हुई बॉडी, कोई अपनी प्लेस को चेंज करने वाली कोई बॉडी रेस्ट में आ सकती है। लेकिन कब, जब उसके अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई करें तब। तो कह सकते हैं दो इफेक्ट आपने यहाँ पे देखा। बाय अप्लाइंग अ फोर्स अ बॉडी स्टार्ट्स, फोर्स अप्लाई करने के बाद कोई बॉडी स्टार्ट हो जाती है, मूव करना शुरू करती है। और अगर कोई मूविंग बॉडी है, उसके अपोजिट डायरेक्शन से आपने फोर्स अप्लाई किया तो मूविंग बॉडी कम्स इनटू द रेस्ट। दीज आर द इफेक्ट ऑफ द फोर्स। Third one is by applying force the body change its direction। फोर्स अप्लाई करने के बाद बॉडी के डायरेक्शन में चेंज आ जाते हैं। नेक्स्ट वन इज बाय applying force the body change its shape and size। next one is by applying force the body change its speed। फोर्स अप्लाई करने के बाद बॉडी की स्पीड में चेंज आ जाता है। फोर्स अप्लाई करने के बाद बॉडी की शेप और साइज डिफरेंट हो जाती है, और फोर्स अप्लाई करने के बाद बॉडी अपने डायरेक्शन को भी चेंज कर लेता है। दीज आर द इफेक्ट ऑफ द फोर्स। क्लियर? एनी प्रॉब्लम?
ओके आइए कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ए बॉडी ऑफ मास 10 kg moves with acceleration, ऐसे करें, moves with an acceleration of moves with an acceleration of 20 meter per second square. Calculate the force applied on the body. Calculate the force applied on the body. क्वेश्चन यहाँ पे बेटा गिवन है, a body of mass 10 kg moves with an acceleration of 20 meter per second square. Calculate the force applied on the body. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन फंडा आपका ये होता है कि सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन क्वांटिटी जो है हम उसको नोट करें। तो देखा जाए गिवन क्या क्या है। गिवन दैट यहाँ पे दिया हुआ है, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg, मास आपका गिवन है और मास को आप उसके इंडिकेशन से फॉर्म में लिखेंगे। मास को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एन से, स्मॉल एम इज इक्वल टू 10 kg इज गिवन with an acceleration of 20 meter per second square, that means small a is given. Calculate the force, फोर्स आपसे पूछा गया है। फॉर्मूला बेटा आपके पास है F इज इक्वल टू m इंटू ए, राइट, दैट बिकम्स F इज इक्वल टू m इंटू ए। m आपका बेटा गिवन है 10, एक्सेलेरेशन आपका गिवन है 20 इज इक्वल टू F। F की वैल्यू यहाँ से बन जा रही 20 इंटू 10, दैट बिकम्स 200 न्यूटन। ये आपका फोर्स की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर? इज दैट क्लियर? आइए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, और फोर्स ऑफ, ऐसे लिखें, $50 Newton, a force applied on an object which moves with an acceleration of 10 meter per second square. Calculate mass of the object. सब कुछ करें, क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन यहाँ पे 50 Newton the force applied on an object which moves with an acceleration of 10 meter per second square. Calculate the mass of the object. फिर से बेसिक फंडा अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन में जो भी क्वांटिटीज गिवन है
हम उसको नोट करने की कोशिश करेंगे। गिवन दैट बेटा देखिए 50 न्यूटन ऑफ द फोर्स, आपसे एफ यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में, एफ इज इक्वल टू 50 न्यूटन अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट विच मूव्स विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, आपसे एम पूछा गया है, एम इज क्वेश्चन फॉर्मूला आपके पास है एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, राइट। हमें एम निकालना है तो ए को हम इधर लाएंगे, तब ये टर्म्स आपका बन जाएगा एफ अपॉन ए इक्वल टू एम, चूँकि ए इधर मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में, इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। फोर्स आपका दिया हुआ 50, एक्सेशन आपका दिया हुआ 10, ये बन जाएगा इक्वल टू एम, 10 से 50 जाएगा 5 टाइम्स, तो एम इक्वल टू बन गया एम इक्वल्स 5 kg। The mass of the object becomes 5 kg। न्यूमेरिकल्स बड़े आसान होते हैं। यदि आपने क्वेश्चन में गिवन क्वांटिटीज आपने अगर कैलकुलेट कर ली, पता कर ली, तो आपके लिए न्यूमेरिकल सेक्शन बहुत आसान हो जाएगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।